अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और नाजरीन, हर बंदा चाहता है कि वो पैसे कमाए, वो अमीर हो जाए, किसी भी फील्ड में जाए तो वो तरक्की करें। अब मेडिकल बिलिंग में कैसे अमीर हो जाए, कैसे अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट हासिल करें। तो चलिए जी लेक्चर की तरफ, और इस लेक्चर को मज़ीद दिलचस्प बनाते हैं। How to work for a client. Working for a client in medical billing requires a systematic approach and attention to detail, as this process involves handling sensitive patient data, ensure compliance with healthcare regulations, and maintaining efficient financial operation. नाजरीन, जब आप क्लाइंट को सेटिस्फाइड रखते हैं, क्लाइंट को खुश रखते हैं, अपने डॉक्टर्स को खुश रखते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जिसमें कंप्लायंस भी है, जिसमें आप जो है क्लाइंट क्या चाहता है, वो ऑन द टाइम रिस्पॉन्स है, वो तमाम तर चीज़ें मद्देनज़र रखनी होगी। कुछ टिप्स हैं जो इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स नीड, क्लाइंट्स की नीड क्या है, स्पेशलिटी फोकस, अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स मेडिकल स्पेशलिटी, कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी एंड अदर स्पेसिफिक बिलिंग कोड्स एंड प्रोसीजर एसोसिएटेड विद इट। उस क्लाइंट की स्पेशलिटी क्या है और उस स्पेशलिटी के मुताबिक क्लाइंट को रिस्पॉन्स करना, उनका काम करना, उनके काम को मैनेज करना, और वो सर्टन प्रोसीजर कोड जो है वो आपको पता होना चाहिए ताकि आप क्लाइंट्स को जो है वो एंगेज रखें और क्लाइंट को सेटिस्फाइड रखें। बिलिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप लोगों को बेहतर पता होना चाहिए। प्रैक्टिस टाइप, understand whether the client is a solo practitioner, group practice or hospital based, as it may affect how billing is handled. आपको पता होना चाहिए कि जो क्लाइंट है वो सोलो प्रैक्टिशनर है या उनका ग्रुप है या कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल वाइज ग्रुप है। तो ये तमाम तर जो है वो आपके बिलिंग साइकिल को हैंडल करने में मदद देता है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका क्लाइंट है वो सोलो परफॉर्मर है या उनके साथ ग्रुप है। अगर ग्रुप होगा तो फिर आपको कई चीज़ों का देखना होगा, उनका ख्याल रखना होगा। नंबर 2 है क्रेडेंशलिंग एंड पेयर एनरोलमेंट। पेयर एनरोलमेंट कैसे की जाती है क्रेडेंशलिंग की, ये तमाम तरह आपको पता होना चाहिए। इंश्योर दैट ऑल प्रोवाइडर आर क्रेडेंशियल विद इंश्योरेंस पेयर्स टू अवॉइड डिले इन पेमेंट्स। रेगुलरली अपडेट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विद इंश्योरेंस कैरियर टू अवॉइड क्लेम रिजेक्शन। नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका डॉक्टर क्रेडेंशियल होगा तभी पेमेंट इशू होगी। जितने भी आप क्लेम सबमिट करते हैं तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि जो आपके क्लेम्स जा रहे हैं मल्टीपल क्लाइंट्स के, मल्टीपल डॉक्टर्स के, तो वो क्या एनरोल है कि नहीं है। और आपको अप टू डेट रखना पड़ेगा अपने आप को कि डॉक्टर कब एनरोल हुआ है और कब से उसकी एक्सपायरी डेट आ गई है। बिलिंग साइकिल मैनेजमेंट क्या है, उसमें क्या रोल है इस कस्टमर सेटिस्फेक्शन में। एक्यूरेट डेटा एंट्री, चार्ज एंट्री, क्लेम सबमिशन, ये तीनों जो टाइप्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंश्योर ऑल द पेशेंट डेमोग्राफिक, इंश्योरेंस डिटेल्स एंड कोडिंग सीपीटी एक्सेट्रा। ये आपको मेक श्योर करना होगा कि एक्यूरेट हो। चार्ज एंट्री एक्यूरेटली सबमिट होना चाहिए, एंटर होना चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए। क्लेम सबमिशन टाइमली होना चाहिए, और अगर आप टाइमली रिस्पॉन्ड करेंगे डॉक्टर को तो डॉक्टर हैप्पी होगा। कोडिंग एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। 4th नंबर उसका स्टेप्स है जो कि मद्देनज़र रखना चाहिए। करेक्ट कोडिंग, यूज़ अप्रोप्रिएट आईसीटी, हेकपिक्स कोड, सीपीटी कोड, इंश्योरेंस कोडिंग, कंप्लायंस टू प्रिवेंट क्लेम्स डिटेल। Stay updating on coding changes. Be aware of annual or periodic updates to codes that may impact the claim submissions. आपको अपने आप को जो कोडिंग अपडेट्स आते हैं, जब कोई नया कोड आता है, पिछला डिलीट हो जाता है, तो अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप करेक्ट कोडिंग करें, बिलिंग करें। कंप्लायंस विद रेगुलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्लाइंट्स को हैप्पी रखने के लिए आपको HIPAA कंप्लायंस का पता होना चाहिए। इंश्योर्स ऑल बिलिंग ऑपरेशन कंप्लाई विद द हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट टू प्रोटेक्ट पेशेंट इन्फॉर्मेशन। पेशेंट के इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है, उनके हिफाजत करना है, और उनको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना विदाउट डॉक्टर परमिशन, ठीक है। और हेल्थ केयर रेगुलेशन क्या है, स्टे अपडेटेड विद चेंजेस इन हेल्थ केयर लॉज, द अफोर्डेबल केयर एक्ट, मैकरा दैट कुड बी। ये जो लॉज आते हैं उन हवाले से अपने आप को अपडेट रखना है। क्लेम डिनाइल मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। ट्रैक एंड एनालाइज डिनाइल्स, इम्प्लीमेंट अ डिनाइल मैनेजमेंट सिस्टम टू ट्रैक डिनाइल्स, कैटेगराइज देम एंड रिजॉल्व देम प्रॉपर्ली। आपको पता होना चाहिए कि क्लेम की डिनाइल कैसे करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, उनको कैटेगराइज कैसे करना है। जैसे CO23 है, CO50 के डिनाइल्स हैं, ये आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि CO23 में क्या एक्शन लेना होता है और 50 में। अपील प्रोसेस, इंश्योर अ क्लियर प्रोसेस फॉर अपीलिंग डिनाइल्स एंड फॉलो विद
पेयर्स, आपको अपील का पूरा पता होना चाहिए कि किस टाइम पे अपील करना है। पेमेंट पोस्टिंग एंड रिकॉन्सिलिएशन, पेमेंट पोस्टिंग और रिकॉन्सिलिएशन बहुत ज़रूरी है। Post payment form insurance companies and patient accurately and in timely manner। जो भी पेमेंट आपके इंश्योरेंस से आती है, पेशेंट से आती है, उनको आपने टाइमली और सही अपडेट करनी है, पोस्ट करनी है। और जब आप इनवाइस भेजते हैं उनमें आपने सही मानों पे उनके चेक नंबर, चेक डेट और टोटल अमाउंट किस क्लेम में पोस्ट करनी थी वो एक्यूरेटली पोस्ट करनी है। रिकॉन्सिलिएशन का प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कौन सा क्लेम कहाँ पे पोस्ट करना है। अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये 8 नंबर स्टेप है। एजिंग रिपोर्ट, मॉनिटर द अकाउंट रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट्स एंड फॉलो अप ऑन आउटस्टैंडिंग claims beyond 30, 60 or 90 days. Timely follow up, implement a system for timely follow up on unpaid or underpaid claims। एजिंग रिपोर्ट जो है आप रन करते हैं तो आपको ज़्यादातर फोकस 30 प्लस एजिंग से स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि आपके जो क्लेम्स है उस 30 डेज सम इंश्योरेंस जो है उसको प्रोसेस करने में लगाते हैं। इसके अलावा टाइमली फॉलोअप का बहुत ज़रूरी है, आपको टाइमली फॉलोअप करें। 30 प्लस जैसे क्लेम जाते हैं तो आपको फॉलोअप करना चाहिए। क्लाइंट कम्युनिकेशन, रेगुलर रिपोर्टिंग, आप क्लाइंट के साथ रेगुलर रिपोर्टिंग शेयर करें और उनके साथ जो है वो चाहे पेमेंट के हो, एआर के हो, विद रिमार्क्स हो, कौन से डिनाइल आते हैं, क्या क्यूरीज हैं, डिनाइल क्यूरीज रिपोर्ट आप उनके साथ शेयर करें। परफॉर्मेंस रिव्यू आप उनके साथ शेयर करें। शायद पीरियडिक मीटिंग टू रिव्यू द क्लाइंट्स बिलिंग परफॉर्मेंस एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट, आप क्लाइंट के साथ वीकली या मंथली बेस पे मीटिंग अरेंज किया करें और उनको बताएं कि आपके अकाउंट में चल क्या रहा है, कहाँ पे एजिंग आ रही है, कहाँ पे लेक कर रहे हैं, तो क्लाइंट जो है उस चीज़ से खुश भी होगा और अपडेट भी रहेगा। इंश्योरेंस एंड पेयर रिक्वायरमेंट, इनकी क्या रिक्वायरमेंट होगी। नो पेयर गाइडलाइंस, आपको कि पेयर गाइडलाइंस का पता होना चाहिए। बी फेमिलियर विद द पेयर स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर द क्लेम सबमिशन, प्रायर ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट्स एंड रीइंबर्समेंट पॉलिसी। स्टे अपडेटेड, अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। काफ़ी सारे जो स्टेप्स हैं उसमें नीचे यही लिखा हुआ है कि अपडेट रहना है आपको, चाहे वो कोडिंग से हो, कंप्लायंस से हो, एआर से हो, पेमेंट्स रिक्वायरमेंट हो, इंश्योरेंस की गाइडलाइंस हो, कोई भी जो अपडेट्स हैं उससे अपने आप को अपडेट रखना है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, EHR integrations ensure seamless integration between the client's electronic health record system and billing system। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, दोनों के इंटीग्रेशन का पता होना चाहिए। EHR और आपके प्रैक्टिस मैनेजमेंट का क्या लिंक है, कहाँ से आपको क्लेम्स एंटर करने, प्रोग्रेस नोट कहाँ पर आते हैं और उनको कैसे कोड अप करना है, क्लेम सबमिशन कैसे करनी है। सेकेंड है ऑटोमेटिक टूल्स, जो है वो ज़रूर आपको अपने माइंड में रखना है। ऑटोमेटिक बिलिंग टूल्स फॉर चार्ज कैप्चर, वेरिफिकेशन वगैरह वो आपको ट्रैकिंग बताता है। क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये एक कुछ कंपनीज में ये डिपार्टमेंट भी जो है वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं और जो कि क्लाइंट्स के साथ रेगुलर बेस पे मीटिंग्स करते हैं, उनके कॉल्स अटेंड करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन करते हैं। उसके ट्रांसपेरेंसी एंड सर्विस कंट्रैक्ट जो है वो वही डील करते हैं। बी ट्रांसपेरेंट विद द क्लाइंट्स अबाउट द बिलिंग प्रोसेस एंड इशू एंड द स्टेप बीन टेकन टू रिजॉल्व देम। वो टाइमली रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर ऑपरेशन डिपार्टमेंट से, कनेक्शन डिपार्टमेंट से सबसे वो पता करते हैं। तो उसके जो सर्विस कंट्रैक्ट है वो भी वो देखते हैं। कंटिन्यूइंग एजुकेशन, इंडस्ट्री नॉलेज आपके पास होना चाहिए। क्लाइंट स्पेसिफिक ट्रेनिंग होना चाहिए। अगर लेट सपोज आप रेगुलरली अपडेट योर नॉलेज अबाउट द मेडिकल बिलिंग इंडस्ट्री थ्रू सर्टिफिकेशन, वेबिनार्स एंड इंडस्ट्री इवेंट्स। और क्लाइंट स्पेसिफिक ट्रेनिंग के अटेंड एनी क्लाइंट स्पेसिफिक ट्रेनिंग सेशन टू बेटर अंडरस्टैंड देयर वर्क फ्लो एंड रिक्वायरमेंट्स। क्लाइंट के साथ अगर आप मीटिंग करेंगे तो आपको पता होगा कि क्लाइंट क्या चाहता है, और अगर किसी जगह पे क्लाइंट की एजुकेशन ज़रूरी है तो आपको बिलिंग अपडेट्स भी क्लाइंट के साथ शेयर करनी चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स है जिसको मद्देनजर रखकर करना चाहिए। कंसिडरेशन टू कीप इन माइंड, कुछ कंसिडरेशन जो आपको बताना जा रहा हूं कि वो अपने माइंड में रखें। उसकी एक्यूरेसी है 100% एक्यूरेसी जो है वो कोडिंग, बिलिंग और डेटा एंट्री में होंगे तो डिनाइल्स में डिनाइल्स नहीं आएंगे, पेमेंट आएगी। कंप्लायंस, मेंटेन कंप्लायंस विद HIPAA, पेयर रिक्वायरमेंट एंड स्टेट विद द फेडरल लॉज। जो कंप्लायंस है वो जो फेडरल लॉ के मुताबिक जो लॉज बने हुए हैं और जो पेयर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अगर आप काम करेंगे, वो अपने माइंड में रखेंगे, तो आपकी जो काफ़ी सारी चीज़ें खुद ही स्मूथ लाइन होगी, उसमें चैलेंजेस आपको नहीं आएंगे। अगर आप इसकी वायलेशन करेंगे या प्रॉपर तरीके से इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको चैलेंज तो आएंगे, और जब आपके पास चैलेंज आएंगे तो क्लाइंट जो है वो कंप्लेन की तरफ जाएगा, क्लाइंट जो है वो स्विच होगा, और क्लाइंट आपसे कभी भी जो है वो स्विच कर सकता है, कब किसी दूसरी कंपनी को यूज़ कर सकता है। टाइमलाइंस जो है वो क्या है, क्लियर कम्युनिकेशंस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी है।
submit claims on time and follow up on outstanding AR promptly to improve cash flow. Clear communication, maintain clear professional communication with both the clients and insurance payers. Confidentiality क्या है? Secure patient information and billing data to avoid any breaches of the confidentiality. ये तीन जो फैक्टर्स है, टाइमलाइंस बहुत ज़रूरी है कि टाइमली जो है वो आप AR पे काम करें, क्लेम सबमिशन करें, रिजेक्शन के ऊपर काम करें, और कम्युनिकेशन जो है वो अपने क्लाइंट्स के साथ और इंश्योरेंस के साथ क्लियर रखें। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी जो है बहुत ज़रूरी है, आप जो डेटा है उसको कॉन्फिडेंट रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।